एक ऐसी फैमिली जिनकी टोटल वेल्थ दुनिया के जीडीपी से भी ज्यादा थी। एक ऐसी फैमिली जिसे लोग द सीक्रेट बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। कहते हैं कि इन्होंने ही नेपोलियन की वॉर की फंडिंग और बैटल ऑफ वाटरलू का रिजल्ट दुनिया से पहले जानकर लंदन स्टॉक मार्केट में पूरा गेम पलट दिया था। उनका नेटवर्क इतना पावरफुल था कि यूरोप का हर किंग उनसे ही लोन लेते थे। मगर सवाल ये उठता है कि कैसे जेविश ट्रेडर ने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल पावर हाउस बनाया। हम बात कर रहे हैं द रॉथस्चाइल्ड फैमिली की। सेंट्रल बैंक से लेकर ऑयल कंपनीज, रेलवेज, इन सब में इन्हीं का ही इनडायरेक्ट हाथ था। ये दुनिया की सबसे रिच, सिक्रेसिव और पावरफुल फैमिली में से एक है। 70s के एरा में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के जुडेन गैस एरिया में एक छोटी सी गली थी जहां मेयर एम्शियल रॉथस्चाइल्ड रहता था। उसका घर हाउस ऑफ रेडशील्ड के नाम से जाना जाता था। इसे जर्मनी में रॉथस्चाइल्ड कहा गया। यही से ये फैमिली का सरनेम बन गया। मेयर एक जेविश ट्रेडर था जो रेयर कॉइन, एंटीक्वी गोल्ड बेचा करता था। ये बिजनेस उसने किसी से इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं, बल्कि रॉयल्स के नेटवर्क में घुसने के लिए शुरू किया था। ऐसे ही करते करते एक दिन उनकी मुलाकात प्रिंस विलियम से होती है। उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इनका पर्सनल बैंकर बनने का मौका मिला। इनका काम देखकर प्रिंस विलियम ने इनको अपना पर्सनल फाइनेंशियल हैंडलर बनाया। प्रिंस विलियम का पैसा ऑर्डिनरी नहीं था, वो अपनी आर्मी दूसरे कंट्रीज को रेंट पे देता था और इन सारे ट्रांजैक्शन का पता मेयर के थ्रू हैंडल होता था। मेयर ने फाइनेंशियल सिक्रेसी, इंटेलिजेंट नेटवर्क और प्रॉफिट ये सब यही से सीखे। मेयर ये बात समझ चुका था कि अगर यूरोप के हर सिटी में अपना ब्रांच हुआ तो प्रॉफिट डबल हो सकता है। तो उसने अपने पांचों बेटों को यूरोप के अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर में भेजना शुरू किया। हर बेटा एक इंडिपेंडेंट ब्रांच एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन सब एक ही नेटवर्क में काम करेंगे, कॉन्फिडेंटली और प्राइवेटली। लेटर्स, कुरियर्स, इंटरप्टेड मैसेज के जरिए मेयर ने सिर्फ एक बैंकिंग बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि उसने एक पैन यूरोपियन इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम बनाया। हर बेटा सिर्फ बैंकर नहीं था, वो अपने शहर का पॉलिटिकल इंसाइडर और बिजनेस एडवाइजर बन चुका था। रॉथस्चाइल्ड सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे थे, बल्कि रॉयल्स के बीच अपना इन्फ्लुएंस बना रहे थे। ये थी रॉथस्चाइल्ड की डेस्टिनेशन का पहला फाउंडेशन, जहाँ एक छोटी सी गली से निकली फैमिली ने पूरे यूरोप की फाइनेंशियल नर्व्स को अपने हाथ में पकड़ लिया। 80s के एरा के आसपास यूरोप पॉलिटिकल टेंशन से भर गया था। नेपोलियन फ्रांस से यूरोप के किंग्स के खिलाफ वॉर छेड़ रहा। पूरी कॉन्टिनेंट में फियर, इंस्टेबिलिटी और डर का माहौल। बट यही डर का माहौल रॉथस्चाइल्ड के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। जब सब लोग चैओस में थे, तब रॉथस्चाइल्ड ने अपने फाइनेंशियल नेटवर्क को वॉर की फंडिंग में लगाना शुरू किया। नेथन रॉथस्चाइल्ड, जो लंदन ब्रांच का हेड था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर डायरेक्ट डील की ब्रिटेन को फंड सप्लाई करना, ताकि वो नेपोलियन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला सके। नेतन ने वो सारा पैसा सप्लाई किया, नॉट जस्ट अपने कैपिटल से, बल्कि फैमिली के यूरोपियन नेटवर्क्स के जरिए। मगर यहाँ एक ट्विस्ट था। नेतन ने सिर्फ फंडिंग नेपोलियन को नहीं की थी, बल्कि अपोजिशन पार्टी को भी फंडिंग प्रोवाइड की थी, जिससे कि उनको दुगना प्रॉफिट हो सके। उनके पावर सिर्फ पैसे देने तक लिमिटेड नहीं थी, उनके पास एक इंटेलिजेंट नेटवर्क भी था जो गवर्नमेंट से भी फास्ट काम करता था। कुरियर्स, इंटरप्टेड मैसेज और क्रॉस बॉर्डर के जरिए। बैटल ऑफ वाटरलू इसका एक प्राइम एग्जांपल है। साल 1850s में जब नेपोलियन और ब्रिटिश फोर्स के बीच फाइनल बैटल हो रहा था, तो रॉथस्चाइल्ड के प्राइवेट मैसेंजर ने नेपोलियन की हार की न्यूज लंदन गवर्नमेंट से पहले नेतन को सुनाई, नेतन तक पहुंचा दी। इसका ह्यूज इम्पैक्ट ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला था। नेतन तुरंत ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज गया। उसने तुरंत अपने सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के शेयर बेचना शुरू किए। ये देखकर बाकी के लोग पैनिक हुए। उनको लगा कि फ्रांस ये बैटल जीत गया हो, मार्केट क्रैश होने वाला था। सब लोग अपने शेयर्स नेतन के इन्फ्लुएंस में बेचना शुरू किए। नेतन ने सीक्रेटली सारे वैल्यूएबल स्टॉक चीप रेट में परचेज की। बैटल ऑफ वाटरलू के नेक्स्ट डे जब ऑफिशियल को ये न्यूज आई कि ब्रिटेन ये बैटल जीत चुका है, तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, क्योंकि मार्केट में ब्रिटेन ने बाउंस बैक कर चुका था। और इसका ह्यूज इम्पैक्ट ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली को हुआ। रिपोर्टली इन्होंने मिलियंस ऑफ प्रॉफिट उस रात कमाया और ब्रिटिश इकोनॉमी को मेजर हिस्सा उनके कंट्रोल में आ गया। रॉथस्चाइल्ड के इसी मास्टर प्लान ने उनको करोड़ों का प्रॉफिट कमा के लिया। ये वॉर उनके लिए एक डिस्ट्रक्शन नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने बेहद ही शार्प तरीके से पार पाड़ी थी।
नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर बन गया। देश वॉर करते करते थक चुके थे। मीन्स कंट्री को शुरू से ही रिबिल्ड करना था, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी, इकोनॉमी, ये सब। बट इनके लिए चाहिए था पैसा। यस, उसके लिए एक ऐसी ही कंपनी थी जो ये पूरा कैपिटल आराम से फाइनेंस कर सकती थी। यस, इनका नाम था रॉथस्चाइल्ड फैमिली। फिर एक बार रॉथस्चाइल्ड फैमिली लाइमलाइट में आ गई थी, मगर अब तक रॉथस्चाइल्ड फैमिली न सिर्फ बैंकर थी बल्कि वो यूरोप के रूलर के रेंडर भी बन चुके थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक जेविश फैमिली जो फ्रैंकफर्ट की छोटी सी गलियों में से आती थी, वो फाइनेंशियली यूरोपियन रॉयल्टीज पर खड़ी थी। उनका ब्रांच अलग अलग एम्पायर्स के साथ टाइप था। ये सब देखकर कंट्रोल किसी किंग और कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं था। उनका सिस्टम ग्लोबली ऑपरेट होता था। उनकी मोटी कमाई तो इंटरेस्ट से आती थी। लोन लेने वाले उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे। कुछ डील कॉन्फिडेंशियली होती थी। एक और मेजर पावरफुल मूव ये था कि गवर्नमेंट के बॉन्ड मार्केट में भी रॉथस्चाइल्ड का कंट्रोल बढ़ने लगा। मीन्स अब वो पूरे नेशन का टैक्स सिस्टम को भी मैनेज करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रॉथस्चाइल्ड का इन्फ्लुएंस के बिना किसी भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया जाता था। ये सब काम एकदम से शांति से हुआ करता था। इनफैक्ट इनकी आम जनता को भी भनक नहीं थी कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी इन सभी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। 20th सेंचुरी के बाद दुनिया का पॉलिटिकल मैप बदल गया था। वॉर खत्म हो रहे थे और नए सुपर पावर्स आ गए थे। इस बदलाव के बीच में सबसे ज्यादा अडॉप्टेबल अगर कोई था तो वो थी रॉथस्चाइल्ड फैमिली। इन रॉयल फैमिलीज का एरा खत्म हो रहा था, तब रॉथस्चाइल्ड ने अपने बिजनेस मॉडल में भी ह्यूज चेंजेस किए। लाइक इन्होंने मॉनेटरी के साथ इन्होंने अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया, मॉडर्न फाइनेंस, प्राइवेट बैंकिंग। आगे ये दोनों कंपनीज वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के लिए कॉन्फिडेंशियली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थे, जैसे मर्जर, एक्विजिशन, वेल्थ मैनेजमेंट। उनके क्लाइंट ये पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते, बट मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एनजीओस के साथ डील करते हैं। फिलोसॉफी को दर्शाता है, लाइक पावर ग्रोथ इन साइलेंस।